नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही मैं कहूँ कि इंटरेस्टिंग आपकी जिज्ञासा है या फिर बच्चों की जिज्ञासा रहती है, स्पेशली फिलॉसफी के अंदर, और मैं कहूँ स्पेशली इंडियन फिलॉसफी के अंदर। और जिज्ञासा ऐसी रहती है, मैं कहूँ कि ये आपने खुद ने क्रिएट की है या फिर ये कुछ लोगों ने क्रिएट की है, तो एक एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा इस प्रकार की है कि सर, इंडियन फिलॉसफी की जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें श्लोक लिखना कितना जरूरी है। ये पहली जिज्ञासा, श्लोक लिखना कितना जरूरी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसी चीज को दूसरे तरीके से कहते हैं कि सर, अगर हम श्लोक लिख रहे हैं तो क्या संस्कृत के अंदर ही लिखेंगे, और संस्कृत में लिख दिया तो क्या गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो एक रफ जिज्ञासा कहें या फिर एक प्रचलित जिज्ञासा कहें, ये ट्रेडिशनल है, ये हर किसी के साथ होती है। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट की पहली क्लास में बैठते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके। मजेदारी वाली बात यह है कि कुछ बच्चों के ये प्रश्न जो हैं, ये अंत तक समाप्त ही नहीं हो पाते। कोशिश करेंगे हम इसका जवाब देने की। देखिएगा, आप फिलॉसफी का जब ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो बी प्रैक्टिकल। थोड़ा सा चीजों के ऊपर प्रायोगिक होने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हमें वहां पर चिपका देना है। क्योंकि श्लोक के अंदर ही एक जिज्ञासा और आती है बच्चों की कि सर, हमें टीचर्स ने कहा है कि जैसा फिलोसफर ने कहा है वैसा ही लिखना। जैसा फिलोसफर ने कहा है वैसा ही लिखना। तो फिर हम क्या करें। एक छोटा सा रफ आइडिया मैं आपको देता हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। शायद आपको समझ में आ जाए कि फिलोसफर ने क्या कहा था और हमें क्या लिखना है और हमें क्या समझना है उस चीज को। तो एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा अपनी स्क्रीन पर देखकर। थोड़ा सा एक डेटा आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए कि मार्केट में चलता क्या है और किस तरीके से उसको समझा जाए। मार्केट में ये चीजें क्यों चलती है, इसका भी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। देखिएगा, शुरू करते हैं शुरू से। मान लीजिए हम शुरू करते हैं कहां से, जैसा फिलोसफर ने कहा है वैसा लिखना है। पहला प्रश्न, जैसा फिलोसफर ने कहा है अपनी बुक में, आपको एज इट इज वैसा ही लिखना है। यूपीएससी की गाइडलाइन को पढ़िएगा, यूपीएससी के दिशा निर्देश को पढ़िएगा। यूपीएससी जब प्रश्न पत्र आपको देता है, क्वेश्चन पेपर आपको देता है, उसके ऊपर एक हेडलाइन भी लिखी हुई होती है। उसमें वो कहता है कि हमें सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है, आपका आईक्यू लेवल देखना है, आप कैसा समझा पाते हैं, हमें ये समझाइए। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि वहां पर लाइन टू लाइन किसी फिलोसफर ने क्या कहा है वो तो हम नहीं लिख सकते। ये पहली बात हो गई। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो फिलोसफर ने जो कहा है वो लाइन टू लाइन लिखना है, तो ऐसे में पॉसिबल है कि जब आप चारवाक, मैं इंडियन फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं पहले तो, जब आप चारवाक दर्शन पढ़ाएंगे या टीचर जब चारवाक दर्शन पढ़ाएगा तो उनके पास बृहस्पति के सारे ग्रंथ होने चाहिए और वो उन्हीं को पढ़ाएंगे। दूसरी बात, जब वो जैन दर्शन पढ़ाएंगे तो आपके पास जैन दर्शन के जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके ओरिजिनल लिटरेचर आपके पास होने चाहिए, टीचर्स के पास। तीसरा, जब आप बुद्ध दर्शन पढ़ाएंगे तो आपके पास त्रिपिटक होना चाहिए और आप त्रिपिटक को ही एज इट इज पढ़ाएंगे। चौथा, जब आप वेद पढ़ाएंगे तो आपके पास 4 वेद और 108 उपनिषद आपके पास होने चाहिए। तभी हम उसको मानेंगे कि आपने एज इट इज पढ़ाया है और हमने एज इट इज लिख दिया है। जब आप सांख्य दर्शन पढ़ाएंगे तो आपके पास सांख्य दर्शन का लिटरेचर होना चाहिए। कहां से लाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बड़ा ही एक दुविधा वाला माहौल बन जाता है जब मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सारे टीचर्स को जब मैं ये बात कहते हुए सुनता हूं कि जैसा फिलोसफर ने कहा है वैसा ही लिखना वरना नंबर नहीं मिलेंगे। कौन सा लॉजिक है ये। वेदों के अंदर जो बात लिखी गई है उसके लिए मुझे वेद पढ़ना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जब आप एक रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी एक राइटर की आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो ओरिजिनल कंटेंट तो है ही नहीं, वो उस राइटर के थॉट्स हैं। तो जब एक राइटर एक थॉट्स लिख सकता है तो एक स्टूडेंट अपने थॉट्स क्यों नहीं लिख सकता। फिलॉसफी को हमने इतना ज्यादा टफ बना दिया है, दर्शन शास्त्र को हमने इतना ज्यादा
कॉम्प्लेक्स बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि बच्चा ढूंढता है मुझे कोई टीचर मिल जाए। और इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाया ही इसलिए गया है ताकि कोई टीचर को ढूंढने के लिए आप निकलें और फिर इंस्टीट्यूट्स चलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सेल्फ डिपेंडेंस होने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होने की आप कोशिश कभी करी ही नहीं आपने। हमें कहा गया कि साहब जैसा कहा गया है वैसा ही आपको लिखना है, दिमाग लगाना नहीं है, जैसा कह दिया वैसा कह दिया। ना, गलत बात है, 100% गलत बात है। जैसा कह दिया वैसा कह दिया, आपकी बात सही है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रेलेवेंस है ये कौन बताएगा? ये जब आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका महत्व क्या है। लकीर के फकीर होने से फिलॉसफी नहीं पढ़ी जाती है। एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो पहला प्रश्न, पहला जिज्ञासा, पहला डाउट आप लोगों का कि सर जैसा फिलॉसफर ने कहा है वैसा ही लिखना है क्या? तो मैं कहता हूं नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप इसे भी थोड़ा हो सकता है गलत तरीके से ले जाएं। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करता हूं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये वेद वाक्य है, ये वेद वाक्य है, नित्य वाक्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो आपको एज इट इज लिखना ही पड़ेगा। नास्ति च वेदम, लिखना ही पड़ेगा। ये तो लिखना ही पड़ेगा। प्रश्न आता है इसका डिस्क्रिप्शन, क्या वो वेदों में लिखा हुआ है वही लिखें? नहीं। दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, जैसा जिसने देखा वैसा उसने समझा। ये दर्शन है, देखने का नजरिया है, समझने का नजरिया है। कोई उसे सूरज कहता है, कोई सन कहता है, कोई रवि कहता है, कोई आदित्य कहता है। सबके अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट बदला? ऑब्जेक्ट वही है। इसी तरह से फिलॉसफी के अंदर जब मैं बात करता हूं वेदों की, तो वेद वही रहेंगे। सबका अपना अपना डिस्क्रिप्शन है। जब तक आप अपना खुद का डिस्क्रिप्शन डेवलप नहीं करेंगे तब तक याद रखिएगा आपने फिलॉसफी में कुछ नहीं सीखा। और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको अपना डिस्क्रिप्शन सीखने के लिए। आप जब उस स्टेटमेंट को पढ़ें, आप जब उस वचन को पढ़ें, आप जब उस कथनी को पढ़ें, आप जब उस चैप्टर को पढ़ें, आप जब उस कहानी को पढ़ें, तो उसको अपने दिमाग में घुमाने की कोशिश कीजिए कि मैं इसको मेरी लाइफ में कहां पर अप्लाई कर सकता हूं। और फिर आप देखिएगा आपको अपने जीवन में दोबारा उस चैप्टर को खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगर रात को भी आपसे पूछूंगा कि भैया ये चैप्टर, तो आप कहेंगे अरे सर ये तो ऐसे होता है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। तो पहली बात, जैसा पूछा जाता है वैसा आप जवाब दीजिए। जरूरी नहीं है कि हम बड़ी पुस्तकों को एज इट इज कॉपी करें। पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत कहा जाता है या समझाया जाता है आपको, तो सतर्क रहें। दूसरा प्रश्न अब यहीं से आता है, संस्कृत का क्या करें सर? संस्कृत लिखें क्या? लिखनी जरूरी है क्या? ध्यान रखिएगा, आप संस्कृत का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। आप संस्कृत का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बौद्ध दर्शन पाली भाषा में लिखा हुआ था, तो क्या आप पाली भाषा भी सीखेंगे फिर? चलिए, वेदों के लिए आपने संस्कृत लिख लिया, या फिर मैं कहूं कि आपने जो आपका आस्तिक दर्शन है, षड दर्शन जिसे हम कहते हैं, उनके लिए आपने संस्कृत सीख ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नास्तिक के लिए फिर आप क्या सीखेंगे? पाली भाषा सीखिए, प्राकृत भाषा सीखिए, भौतिक जो संसार है उसकी सारी भाषाएं सीखिए। क्या पॉसिबल है? नहीं। हमारा मेन टारगेट है, जो प्रश्न की डिमांड है उसको मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूं। अगर मुझे श्लोक याद आ गया तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन अगर याद नहीं आया तो अपने समय को बर्बाद मत कीजिए कि मैं उसको पढ़ लूं, मैं उसको याद कर लूं, मैं उसको याद कर लूं, मैं उसे याद कर लूं। क्या क्या याद करेंगे आप? अकेला वेदांत दर्शन जो है उसके अंदर 6 दार्शनिक आते हैं, फिर उनकी टीकाएं अलग अलग आती है। कितने स्टेटमेंट आप याद करेंगे? सीमा नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है श्लोकों की। हाँ,
मे बी पॉसिबल आपने शंकराचार्य के एक या दो श्लोक याद कर लिए, आपने रामानुजाचार्य के एक या दो श्लोक याद कर लिए, आपने चैतन्य महाप्रभु के एक या दो श्लोक याद कर लिए, माधवाचार्य के भी एक दो श्लोक याद कर लिए। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। किस्मत की बात है, अगर आ गया तो हम लिख देंगे, अदरवाइज सॉरी, अदरवाइज सॉरी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हम थोपें हमारे मंत्रों को, हमारे श्लोकों को वहां थोप के आए हम, कोई जरूरी नहीं है। आप उसका जवाब अपनी साधारण भाषा में दे सकते हैं। जब भी आप दर्शन शास्त्र का जवाब देते हैं तो एक बात को अपने दिमाग में रखिएगा, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं इस प्रश्न का जवाब कितने इजी वे में दे सकता हूं, कितना आसान इसका उत्तर बना सकता हूं मैं, ताकि सामने वाला सिर्फ देखे और कहे यार ये सही है, देखे और कहे ये सही है। एकदम आसान, एकदम सिंपल। जैसे मैं कहता हूं कि जगत मिथ्या, जगत मिथ्या क्या है आप अलग अलग तर्क देंगे इसमें, सर ये है, सर ये वो है, सर ये ऐसा है, सर ये वैसा है। एक साधारण लाइन के अंदर अगर शंकराचार्य का आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या क्यों है। शंकराचार्य जी कहते हैं क्योंकि जगत परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील होने के कारण शंकराचार्य ने इसकी तुलना मिथ्या से या परिवर्तनशीलता के साथ की है। अर्थात दर्शन शास्त्र में मिथ्या का तात्पर्य परिवर्तनशीलता से लिया गया है। बात खत्म, ये बदल जाता है इसलिए मिथ्या है। अब इसमें क्या श्लोक बताऊं, कौन सा मंत्र लिखूं, कौन सी युक्ति लिखूं, पॉसिबल नहीं है। तो संस्कृत लिखना अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, मत पढ़िए। आता है, पढ़ा हुआ है, याद करके ले जाइए, एग्जाम में आता है लिख दीजिएगा, बात खत्म। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, ठीक है। तीसरा, जो हम कहते हैं कि अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या क्या कहा है, कॉट्स जिसे आप कहते हैं सर, वो भी याद करने जरूरी है क्या? क्या मैं वो लिख सकता हूँ कि शंकराचार्य जी ने ये कहा था, इस फिलोसफर ने ये कहा था, इस फिलोसफर ने ये कहा था। स्पेशली वेस्टर्न फिलोसफी में डाउट बहुत है लोगों को, सर ये कॉट्स याद करने जरूरी है क्या, ये कथन याद करने जरूरी है क्या? सर इससे आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। चलिए ठीक है, हम करने की कोशिश करते हैं। 10 फिलोसफर्स तो आपके क्लासिकल फिलोसफर्स हो गए, 10 आपके कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स हो गए। एक एक फिलोसफर वो फिलोसफर है जिसने कम से कम 10-10 किताबें लिखी होगी। इसका मतलब 20 इंटू 100 कितना हो गया? 2 के आगे 3 0, 2000 लिटरेचर हो गए। क्या आपको लगता है हर लिटरेचर एक बुक के अंदर कम से कम उन्होंने 5 बातें तो कही होगी? कम से कम 5 बातें तो हर फिलोसफर कह ही देता है, बड़े फिलोसफर हैं। 5 बातें तो कम से कम। चलिए 5 तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। चलिए एक बात तो कही होगी, एक स्टेटमेंट तो सभी ने कहा होगा। 2000 स्टेटमेंट, 2000 कॉर्ड्स याद कर लेंगे आप। वही बात है फिर से, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत लगाइए इन चीजों पर। ये इतनी जरूरी नहीं है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है फिलॉसफी के लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपने फिलॉसफी को देखा कैसे है, आपने फिलॉसफी को समझा कैसे है, आपने फिलॉसफी को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया है। अगर आप देखेंगे फिलॉसफी के अंदर अभी चेंजेस हो रहे हैं, हर जगह पर फिलॉसफी की एप्लीकेशंस पढ़ाई जा रही है। ना केवल आपके यूपीएससी के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है कि फिलॉसफी की एप्लीकेशन क्या है। एनटीए नेट का जो एग्जाम होता है वहां पर तो पूरी यूनिट डाल दी गई है, एक अप्लाइड फिलॉसफी, अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी का एप्लीकेशन क्या है ये सीखना जरूरी है। तो यूपीएससी का बच्चा एक बार जरूर, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी किताब पढ़े, लेकिन वो नेट के सिलेबस को इंटरनेट पर जाकर एक बार आप देखिएगा। यूनिट संख्या 10, 10th यूनिट है, उसमें वो टॉपिक्स देखिएगा, फिलॉसफी कहां कहां पर एप्लीकेबल है। साइंस में एप्लीकेबल है, मेडिकल साइंस में एप्लीकेबल है, टेक्निकल जो आपकी टेक्निक्स होती है उसमें वो एप्लीकेबल है, मीडिया के अंदर वो एप्लीकेबल है, मेडिकल साइंस में वो एप्लीकेबल है, सोसाइटी में वो एप्लीकेबल है। बहुत सारी जगह पर वहां पर उनकी एप्लीकेशंस बताई गई है। ये चीजें अगर आपको याद रहेगी तो आप अपने उत्तर के अंदर और ज्यादा एक नयापन ला सकते हैं। वो चीज सीखिए जिससे आप फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। वो चीजें लिखिए जिससे कि सामने वाला देखते ही कहे यार ये कॉपी बड़ी अच्छी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आपका जीएस 1 2 3 4 हो, चाहे फिलॉसफी हो, जो भी आपका आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं अपने मेंस के अंदर, आप एग्जामिनर का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे तो ही आपके मार्क्स आएंगे।
आपको उसे पढ़ाना होता है। सर ये लाइन जरूर पढ़ के आगे जाना, जब आप कॉपी चेक करो तो सर ये लाइन जरूर पढ़ना। कैसे, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप समझें तो। ये मान लीजिए आपका पेपर है, आप अपना आंसर लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, अचानक से आपने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पर, फिर आप अपना आंसर लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, जब ये पेज आपके सामने होगा, ये कॉपी आपके सामने होगी, तो ये डायग्राम जो है अपने आप अट्रैक्ट करेगा, कॉपी चेक करने वाले को अट्रैक्ट करेगा। ये छोटे छोटे तरीके जब आप सीख जाते हैं तो आपकी कॉपी अपने आप अट्रैक्टिव बन जाती है। आंसर अट्रैक्टिव नहीं होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होना चाहिए। वही शब्द आपके पास है, वही शब्द मेरे पास है, सबके पास वही शब्द है। घर पे मैं खाना खाता हूँ, वही मसाले घर पे हैं, वही सब्जियां घर पे हैं। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, वही मसाले उनके पास हैं, वही खाना उनके पास है। स्वाद में फर्क क्यों है? रिप्रेजेंटेशन का तरीका, प्रस्तुतिकरण का तरीका। सेम आंसर राइटिंग लिखना भी खाना बनाने जैसा है। आप उसको गार्निशिंग कैसे करते हैं, आप उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जब टेबल पर खाना आता है तो उसकी दिखावट कैसी होती है। खाना पहले आंखों से खाया जाता है, फिर नाक से खाया जाता है, फिर मुंह में जाता है। ये ध्यान रखिएगा, फिलॉसफी की बात है। खाना पहले आंखों से खाया जाता है, फिर नाक से खाया जाता है, फिर मुंह से खाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो आंसर है वो भी अलग अलग एंगल से पढ़ा जाता है। तो जब भी आप यूपीएससी के आंसर को बनाएं, जब भी आप यूपीएससी के आंसर राइटिंग करें, तो इन बारीकियों को हमेशा अपने साथ रखें। और दूसरी बात, सेल्फ डिपेंडेंस होने की कोशिश करें, आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं। आप फिलॉसफी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, चीजों को आप अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। वेद पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, लेकिन वेद वाक्यों के ऊपर जब आप अपना दिमाग चलाएंगे, ये क्यों कहा गया है, ये क्यों कहा गया था, ये क्यों कहा गया था, तो जरूर आपको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाहता था। और हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना, हमें कोई फिलोसफर नहीं बनना, बट ये सब्जेक्ट ऐसा है, जब तक आप इसमें अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा करेंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो और भी कोई अगर जिज्ञासा हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे भेजते रहिए, मैं आपको उन सब का सॉल्यूशन करता रहूंगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।